ये आकाशवाणी रांची है। आइए सुनते हैं झारखंड में लोकसभा चुनाव के तहत चौथे और अंतिम चरण के मतदान पर जीवंत परिचर्चा में भाग ले रहे हैं यूएनआई रांची के ब्यूरो प्रमुख श्री विनय कुमार और पीटीआई रांची की ब्यूरो प्रमुख श्रीमती नमिता तिवारी। परिचर्चा का संचालन कर रही हैं पूनम किरकेट्टा। समाचार सेवा प्रभाग की ओर से मैं पूनम किरकेट्टा आप सभी का स्वागत करती हूं। और जैसा कि आपने सुना, झारखंड में लोकसभा चुनाव के तहत चौथे और आज के अंतिम चरण के मतदान पर हम जीवंत चर्चा के लिए स्टूडियो में उपस्थित हैं और परिचर्चा में हमारे साथ भाग ले रहे हैं यूएनआई रांची के ब्यूरो चीफ श्री विनय कुमार और पीटीआई रांची की ब्यूरो प्रमुख श्रीमती नमिता तिवारी। श्री विनय जी और श्रीमती नमिता तिवारी जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। आभार। नमस्कार। सभी दर्शकों को मेरा जी। और जैसा कि हम जानते हैं, आज मतदान का ये आखिरी दौर था। हम सभी ने इस मतदान के लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और आज इसका पटाक्षेप का पहला चरण है और दूसरा चरण होगा जिस दिन मतगणना होगी। आज हम बात करेंगे मतदान के ऊपर जो हमारे चौथे चरण के तहत हुआ। आज 3 लोकसभा सीटों के लिए वोट डाले गए, जिसमें दुमका, राजमहल और गोड्डा सीट रही। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे हमारे जो दुमका संवाददाता हैं आर.के. नीरद, उनसे हम जानना चाहेंगे कि आज कैसी गतिविधि रही, कैसी चहल पहल रही, लोगों के बीच में कैसा उत्साह देखा गया, ये हम जानना चाहेंगे हमारे दुमका संवाददाता से। दुमका लोकसभा सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र के लिए आज शांतिपूर्ण माहौल में बड़े उत्साह के साथ मतदान संपन्न हो गया। आज मौसम का मिजाज भी नरम रहा, लिहाजा बड़ी संख्या में लोग घरों से निकले और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्र में मतदाताओं में उत्साह देखा गया। सवेरे 7 बजे से ही मतदाता केंद्रों पर पहुंचने लगे और अपनी बारी का इंतजार करने लगे। मतदान केंद्रों पर भी इस बार विशेष व्यवस्था की गई थी। दुमका में 4 आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए थे, जिन्हें खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। एक मतदान केंद्र जादूपटिया पेंटिंग थीम पर बनाया गया था। इस मतदान केंद्र पर अल्पना बनाई गई थी, कलश रखे गए थे और ऐसा माहौल बनाया गया था जैसे कोई उत्सव का स्थल हो। मतदाताओं के लिए बैठने की विशेष व्यवस्था की गई थी। पंडाल लगाए गए थे, कूलर, सोफा और पानी की व्यवस्था की गई थी। सभी मतदान केंद्रों पर शेड के इंतजाम था और एम्बुलेंस के साथ स्वास्थ्य कर्मियों की भी तैनाती की गई थी। जरूरी दवाइयां भी मतदान केंद्रों पर रखी गई थी। सबसे ज्यादा उत्साह उन मतदाताओं में देखा गया जो पहली बार लोकतंत्र की महापर्व में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। बुजुर्ग मतदाताओं ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। 83 साल के शिव पूजन प्रसाद श्रीवास्तव पुणे से चलकर मतदान करने दुमका आए और श्री रामकृष्ण आश्रम स्कूल के मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। महिला मतदाताओं के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई थी। पिंक बूथ के अलावा अन्य बूथों पर भी महिलाओं के लिए अलग से कतार की व्यवस्था थी। इससे महिला मतदाताओं ने मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मतदान कर्मी भी व्यवस्था को लेकर संतुष्ट थे और बड़े उत्साह के साथ मतदाताओं का ऐसे स्वागत कर रहे थे जैसे अपने घर के किसी उत्सव में आए अतिथि का स्वागत कर रहे हों। बहरहाल अब सभी को 4 जून का इंतजार है जब मतों की गिनती होगी। आर.के. नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। धन्यवाद नीरद आपका इस जानकारी के लिए। और जैसा हमने सुना कि निर्वाचन आयोग ने बहुत सारी तैयारियां की थी लोगों को आकर्षित करने के लिए। बहुत सारे बूथ आकर्षक तरीके से सजाए गए थे जादूपटिया पेंटिंग की थीम के साथ में। विनय जी, इस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगी। जिस तरीके से प्रयास किया, नहीं देखिए, चुनाव आयोग ने हर संभव प्रयास किया कि सबसे ज्यादा मतदान हो और इसके लिए तो केंद्र सरकार, भारत निर्वाचन आयोग ने सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में झारखंड को नामित किया है कि जो इन्होंने कैंपेन चलाया जागरूकता के लिए, मतदान जागरूकता के लिए इन्होंने जो कैंपेन चलाया वो देश में सबसे उन्नत रहा, सबसे टॉप का रहा। इसलिए झारखंड को 1 नंबर का पुरस्कार मिला है और जो चुनाव आयोग की रिपोर्ट जारी हुई है उसमें इस बात का वर्णन है। लेकिन जहां तक दुमका का सवाल है तो दुमका में बहुत ही दिलचस्प मुकाबला है जी। वहां से आप जानती हैं शिबू सोरेन की पुतौह जी लड़ रहे हैं चुनाव भारतीय जनता पार्टी से और नलिन सोरेन है झारखंड
मुक्ति मोर्चा से, तो दोनों के बीच कड़ा मुकाबला है और संयोग से दोनों विधायक हैं जी। जो शिबू सोरेन की पुतौह हैं तो वो सीता सोरेन, तो वो जामा से विधायक हैं और में ये शिकारीपाड़ा से विधायक हैं। नलिन सोरेन बहुत पुराने नेता हैं, कई टर्म विधायक रहे, झारखंड में मंत्री रहे और शिबू सोरेन के वो भी बहुत निकट सहयोगी रहे। शिबू सोरेन जब वहाँ राजनीति करने के लिए संथाल पन्ना गए और शिबू सोरेन जैसा आप जानते हैं कि 80 में पहली बार वहाँ से सांसद बने थे, लोकसभा के सदस्य बने थे और लगातार उसके बाद 84 में शिबू सोरेन निश्चित रूप से हार गए, लेकिन फिर 89 में, 91 में, 96 में जीतते रहे। फिर 98 में उनको पराजय का मुंह देखना पड़ा। बाबूलाल मरांडी वहां से जीते थे, शिबू सोरेन को हराए थे और फिर जब 99 में लोकसभा का चुनाव हुआ तो शिबू सोरेन की पत्नी रूपी सोरेन लड़ी थी चुनाव, तो बाबूलाल मरांडी ने फिर उनको भी हराया। तो बाबूलाल मरांडी को यह श्रेय है कि शिबू सोरेन उनकी पत्नी दोनों को हराने का श्रेय है। फिर शिबू सोरेन 2004 में सांसद चुने गए, लोकसभा के सदस्य फिर 9 में चुने गए, 14 में भी चुने गए और 2019 में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चुनाव जीतने में कामयाब हुए। शिबू सोरेन की पराजय हुई। सुनील सोरेन। अच्छा, जब जी बोलिए। तो सुनील सोरेन, हालांकि इस बार सुनील सोरेन को टिकट पहले घोषित किया गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, लेकिन फिर टिकट उनका काट दिया गया और उसके बाद शिबू सोरेन की जो पुतौह आई, इनको सीता सोरेन को भारतीय जनता पार्टी ने वहां उम्मीदवार बनाया। तो बड़ा रोचक वहां मुकाबला, क्योंकि ये क्षेत्र जो है शिबू सोरेन का वर्चस्व का क्षेत्र रहा है, लेकिन इनके वर्चस्व को चुनौती देने वाले बाबूलाल मरांडी जो अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है वो रहे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी लगातार वहां 91-90 से चुनाव भी लड़ते रहे और कई बार उनको जीत भी मिली, तो वो क्षेत्र उनका भी काट क्षेत्र रहा है। जी, मैं ये इसी मुद्दे पे मैं पूछना चाहती थी कि बीजेपी ने जो दांव चला, सुनील सोरेन जो सिटिंग एमपी थे और उनको टिकट नहीं दे करके जो जेएमएम से आई सीता सोरेन, उस पे उन्होंने दांव खेला, तो ये इस पे आप कैसा देखते हैं? ये दांव कैसा चला? सही उनके लिए हो सकता है? नहीं जी, सीता सोरेन जी ने मार्च में जस्ट इलेक्शंस के अनाउंसमेंट के पहले बीजेपी ज्वाइन किया, ये कहते हुए कि उनकी उपेक्षा की गई है और उनके पति की मृत्यु के बाद 2009 में उनके साथ जेएमएम ने अच्छा बर्ताव नहीं किया और इससे जेएमएम को झटका तो जरूर लगा है। और बीजेपी ने जिस तरह से सुनील सोरेन जी का नाम अनाउंस करके फिर सेकंड लिस्ट में सीता सोरेन जी का नाम किया, तो इनसाइडर्स रिपोर्ट की माने तो थोड़ा टफ कंपटीशन तो जरूर है वहां। इस फैक्टर को लेकर के बीजेपी के जो लॉयल वर्कर्स हैं उनमें थोड़ा शोक तो जरूर है और क्लोज कॉन्टेस्ट माना जा रहा है दोनों के बीच में। जी, क्योंकि लगता है कि नए आए को इतनी तवज्जो प्राथमिकता दी गई। जी। अब हम आगे चलते हैं। राजमहल सीट पर आज जो वोटिंग हुई उसकी जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हैं आनंद कुमार ओझा। आनंद जी, आज वहां कैसा रहा माहौल? राजमहल अनुसूचित जनजाति 01 लोकसभा सीट के लिए आज हुए मतदान में इस क्षेत्र के मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सभी मतदान केंद्रों पर निर्वाचन विभाग की ओर से पेयजल, नींबू पानी, परिवहन के लिए टोटो की व्यवस्था किया गया था। सभी मतदान केंद्रों पर स्वास्थ्य विभाग की टीमें मौजूद रहीं, जिसकी समय समय पर सिविल सर्जन निरीक्षण करते रहे। जिले के उपायुक्त सह निर्वाचन पदाधिकारी हेमंत सती ने बूथ संख्या 88 पुलिस लाइन विद्यालय पर ईवीएम से अपना मतदान किया। वहीं पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव ने भी अपने व परिवार के साथ मतदान किया। 85 वर्ष या उससे अधिक उम्र के मतदाताओं को बूथ तक लाने के लिए परिवहन की व्यवस्था किया गया था। मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए कई बूथों को आकर्षक ढंग से सजाया गया था। मतदाताओं में मतदान को लेकर काफी उत्साह देखा गया। लोग सुबह 6:30 बजे से ही अपने मतदान की बारी का कतारबद्ध होकर इंतजार करते नजर आए। पुरुष मतदाताओं की तरह महिला मतदाताओं ने भी लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 18 वर्ष के युवा और पहली बार मतदान कर रहे मतदाता भी काफी उत्साहित होकर मतदान किया। दियारा क्षेत्रों के बूथों और वल्नरेबल बूथों के लिए सीएपीएफ के जवानों की नियुक्ति किया गया था। कई बूथों पर बूथ वॉलेंटियर्स भी मतदाताओं की मदद कर रहे थे। बूथों पर सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए थे।
जिले के कई प्रतिष्ठित लोगों ने भी मतदान किया। इस चुनाव में मौसम ने भी काफी साथ दिया और दिन सुहाना बना रहा। हालांकि राजमहल क्षेत्र के बूथ संख्या 176 और 177 पर मतदान काफी कम दर्ज किया गया। इस बूथ क्षेत्र के मतदाताओं की वर्षों से चली आ रही TR पैसेंजर ट्रेन के ठहराव नहीं होने का कारण बताया गया। वहीं राजमहल के बूथ संख्या 378 पर EVM और VVPAT को बदलकर पुनः मतदान शुरू कराया गया। पूरे राजमहल लोकसभा क्षेत्र की जनता ने 14 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला EVM मशीन में कैद कर दिया है। पूरी मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया गया। बूथों पर कैमरे के वेबकास्टिंग के माध्यम से मतदान के पल पल के गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी। आनंद कुमार ओझा, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज। धन्यवाद आनंद। जैसा कि हमने सुना, मतदान बहुत सुचारू तरीके से हुआ, शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। लेकिन अब से कुछ साल पहले, 2 टर्म पहले तक इतना शांतिपूर्ण नहीं हुआ करता था। कुछ ना कुछ छिटपुट घटनाएं हो ही जाती थीं। ये जो सुरक्षा के इंतजाम हैं, पहले भी हुआ करते थे, आज भी हैं, लेकिन ये जो शांतिपूर्ण मतदान है, उसका श्रेय आप किसको देंगे, विनय जी? नहीं, देखिए, मामला क्या है कि जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है तो उग्रवाद और नक्सलवाद के खिलाफ उन्होंने अभियान चलाया है और इस अभियान का फल है, फलाफल कह सकते हैं कि आज झारखंड में नक्सलवाद समाप्ति की ओर है। एक समय था, हम लोग जब कॉपी चलाते थे एजेंसी से, UNI थे, या मैडम चलाती होंगे PTI, तो उस समय हम लोग एक पैरेलल कॉपी चलाते थे, मतदान और मतदान हिंसा। आज कोई वैसी कॉपी चलाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हिंसा की कोई घटना नहीं हो रही। पहले क्या होता था, नक्सली हमला होता था, नक्सल चुनाव के पहले, एक दिन पहले कई तरह की घटनाएं होती थी। आप तो जानते हैं कि झारखंड में SP तक की हत्या हुई है। तो अब वो नक्सली गतिविधि एकदम से थम गई है और इसके लिए जो केंद्र सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, इसको आपको देना पड़ेगा साधुवाद कि इन्होंने एक बहुत अच्छा पहल किया। गृह मंत्रालय ने बहुत अच्छा पहल किया और नक्सलवाद को समाप्त करने में तो कहीं न कहीं और विकास की रोशनी गांव तक पहुंचाया, आम लोगों तक पहुंचाया। आज जो अनाज मिल रहा है लोगों को, वो गरीब गुरबा को मिल रहा है। आज कहीं नहीं सुन रहे कि भूख से कोई मर रहा है। हर आदमी को 5 किलो राशन मिल रहा है, हर आदमी को किसान सम्मान निधि की राशि मिल रही है, गरीब को मकान मिल रहा है। तो गरीब के कल्याण के लिए जो कार्य हुए हैं उसका कारण है कि आज गरीबों को भी लग रहा है कि हमारी सरकार है, हमको भी कोई देखने वाला है, तो उग्रवाद की तरफ वो नहीं जा रहे हैं। तो इसका एक बड़ा सबसे कारण यही रहा कि जो समाज के अंतिम छोर तक विकास पहुंचा है, उसके कारण उग्रवाद नक्सलवाद थमा है। जी, आज से 1.5 डिकेड्स पहले आप देखेंगे तो कहीं जब हम पोलिंग की रिपोर्ट करते थे तो 17 हमारे गए, उग्रवादियों ने इतनी हत्या कर दी। लेकिन आप देखेंगे कि सुरक्षा बलों ने जो झारखंड में ऑपरेशन चलाया, बूढ़ा पहाड़ इसका एक ज्वलंत उदाहरण है कि 3 डिकेड से उसमें कोई जा नहीं पाता था और वहाँ विकास की ओर हम जा रहे हैं। और अब नक्सल जो हैं बिल्कुल छोटे एरिया में कंसंट्रेट करके रह गए हैं। तो एक श्रेय तो सिक्योरिटी फोर्सेस, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, इनको जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब बूढ़ा पहाड़ तो आप गए भी हैं, वहाँ आपने देखा होगा कि वहाँ किस तरह से विकास की रोशनी पहुंच रही है। बिल्कुल बिल्कुल जी। और हमने अपने संवाददाताओं को सुना कि इन मतदान में जो हमारी महिला वोटर्स हैं वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं और कहीं कहीं तो उनकी संख्या पुरुष मतदाताओं से ज्यादा दिख रही है। जैसे राजमहल जो आज 3 इलेक्शंस हुए, जी। तो उसमें राजमहल सीट जो है उसमें महिला मतदाताओं की संख्या ज्यादा रही है जी। और आप देखेंगे 52 टोटल कैंडिडेट्स हैं, इसमें 8 कैंडिडेट्स वुमेन हैं। और झारखंड में ऐसे भी वुमेन काफी आगे आती हैं और इसका एक एग्जाम्पल है सेल्फ हेल्प ग्रुप। आप देखेंगे प्रधानमंत्री से लेकर के राष्ट्रपति ने उनकी प्रशंसा की है। और झारखंड का आदिवासी समुदाय भी ऐसा है कि महिलाएं बढ़ चढ़ कर आती हैं और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि लंबी लाइन सुबह से महिलाओं की ज्यादा लगी हुई थी। तो ये वाकई बहुत उत्साह वाली बात है। जैसे ये पिंक बूथ और सेल्फी पॉइंट वगैरह भी काफी उत्साहित करते हैं। जी। और सबसे बड़ी बात जो है कि आज जो मतदान हुआ है, अगर राजमहल को हम देखते हैं तो राजमहल में 6 विधानसभा है,
पाकुड़, बरहेट, बोरियो, महेशपुर, राजमहल और लिट्टीपाड़ा। और ये 6 विधानसभा में सबसे ज्यादा जो वोटिंग दिखाई पड़ रहा है महेशपुर में, जो कि एक आदिवासी बहुल इलाका, लिट्टीपाड़ा आदिवासी बहुल इलाका है। तो इन इलाकों में पाकुड़ जो अल्पसंख्यक बहुल इलाका, और सबसे बड़ी बात है कि पाकुड़ के भी संजोग से अभी सांसद विधायक जो हैं वो जेल में हैं, बरहेट के भी विधायक जेल में हैं। इसके बावजूद भी इन इलाकों में अच्छी वोटिंग हुई है। ये इसका मतलब उत्साह को, मतदाताओं के उत्साह को बढ़ा रहा है और मतदान लोकतंत्र के प्रति लोगों की आस्था बढ़ रही है। सरकार के प्रति और लोकतंत्र के प्रति आस्था बढ़ना भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत शुभ संकेत। इनफैक्ट गोड्डा और दुमका में भी वुमेन की संख्या बिल्कुल बराबर है, ऑलमोस्ट बराबर है। और झारखंड तो है ही जहां जनजातीय इलाके में महिलाओं की भागीदारी बड़ी रहती है, लेकिन और भी अगर देश के बाकी हिस्सों में देखें, जनजातीय बहुल हिस्सों में देखें, तो वहां भी जो महिलाओं की भागीदारी है वो काफी अच्छी रहती है और ये बड़ा सुखद अनुभव है बिल्कुल हम सभी के लिए। तो आज जो तीसरी लोकसभा सीट थी और जहां मतदान हुए गोड्डा, हम वहां चलते हैं। हमारे संवाददाता रंजन कुमार वहां की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। रंजन जी बताइए, आज कैसा रहा वहां का माहौल? गोड्डा जिले में शांतिपूर्ण ढंग से लोकसभा आम चुनाव का मतदान संपन्न हो गया। कहीं किसी अप्रिय घटना का समाचार नहीं है। गोड्डा जिले में एक मतदान कर्मी बीमार हो गया, जिनका इलाज गोड्डा सदर अस्पताल में चल रहा है। गोड्डा जिले में वोटर्स में खासकर युवा मतदाताओं में खासा उत्साह था। गांव में शहरी क्षेत्र से ज्यादा लंबी लाइनें लगी थी और लोग अपनी बारी का इंतजार कर वोटिंग कर रहे थे। प्रकंडा गांव के स्कूल में एक युवा मतदाता विशाल वत्सल सिर्फ वोट डालने के लिए ही दिल्ली से आए थे। गोड्डा संसदीय क्षेत्र में कुल 14 बैलेट यूनिट, 10 कंट्रोल यूनिट और 30 वीवीपैट को रिप्लेस किया गया। कुछ स्थानों पर बैलेट यूनिट खराब होने से थोड़ी देर मतदान रुका रहा। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर निशिकांत दुबे ने देवघर नगर में और कांग्रेस के उम्मीदवार विधायक प्रदीप यादव ने गोड्डा के देबंधा गांव में मतदान किया। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला वोटर्स की लंबी कतार देखी गई। गोड्डा में आज मौसम भी अनुकूल था, गर्मी भी अधिक नहीं थी और बारिश भी नहीं हुई। इस कारण मतदाता, मतदान कर्मी, पुलिस बल, प्रशासन सभी को काफी राहत मिली। गोड्डा से बिहार की लगने वाली 115 किलोमीटर सीमा पर 45 जगहों पर चेक पोस्ट लगाया गया था। पुलिस व्यवस्था पूरी तरह चाक चौबंद रही। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से मैं रंजन कुमार। धन्यवाद रंजन जी। जैसा हमने सुना, एक युवा मतदाता थे जो सिर्फ वोट डालने ही आए थे दिल्ली से। जी, कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी। और इनफैक्ट हमारे जो प्रत्याशी हैं निशिकांत दुबे जी, उन्होंने बोला, पीटीआई को बताया कि उनके दोनों बच्चे इंग्लैंड में हैं जी, और सिर्फ वोट डालने के लिए वो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं और वहां से आए जी। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन कुछ ऐसे भी वोटर्स हैं जो शहरों में रहते हैं, उनको छुट्टियां मिलती हैं, कहीं काम करते हैं, छुट्टियां मिलती हैं वोट डालने के लिए, पर वो नहीं आते। ऐसे भी लोग हैं कुछ। जी, उनसे तो सबकी यही अपील है कि लोकतंत्र के पर्व में उनको आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए था। ये मौका दोबारा अब उनको 5 साल के बाद मिलेगा। जी। और जैसे हमने बात की निशिकांत दुबे जी की, तो उन्होंने हैट्रिक तो लगा ली है 2019 में। इस बार कैसा आप उनको देखते हैं? 2 तरफा मुकाबला है इस बार तो निशिकांत दुबे जी और प्रदीप यादव में जी। और जो सुनने में आ रहा है, जो इंडिकेट कर रहे हैं अभी ट्रेंड वगैरह कि निशिकांत जी की बढ़त रहेगी जी, क्योंकि उन्होंने काम भी किया है अपने इलाके में, एम्स बनाया, बाकी काफी डेवलपमेंट हुआ है वहाँ जी। और एक पैटर्न अभी देखने को मिल रहा है, संथाल परगना में बाकी झारखंड की तुलना में जो वोटिंग प्रतिशत है वो हमेशा से अधिक रही है। बाकी इलाकों में भले ही कुछ कम हो, लेकिन वहाँ हमेशा से जागरूकता, मताधिकार के प्रति जागरूकता वहां बाकी हिस्से की तुलना में ज्यादा रही है। दुमका में 2019 में मतदान हुआ था 73.43, इस बार हुआ है 69.89। नहीं, ये बढ़ेगा क्योंकि 2 दिन के बाद जब अंतिम फिगर आएगा तो ये भी 71-72% के आसपास हो जाएगा जी। लेकिन कहीं कहीं काफी ज्यादा दिख रहा है। राजमहल में पिछली बार था 72.05, इस बार है 66.98। काफी ज्यादा दिख रहा है। अगर बढ़ेगा भी तो बहुत ज्यादा तो नहीं बढ़ेगा, 2-3
ज्यादा से ज्यादा 2-3% उतना बढ़ सकता है। तो ये जो थोड़ा सा ग्राफ गिरा है, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? दुमका में आप देखेंगे कि तो एक बूथ में मतदाताओं ने इसका बहिष्कार किया। लगभग 400 लोगों का वो बूथ था। उन्होंने उनकी कुछ डिमांड्स थी कि लोकल आप हमें प्रोवाइड करें, वो नहीं हो पाया तो बहिष्कार किया उन्होंने। और एक रीजन ये भी है कि बहुत सारे लोग निकलकर मतदान देने के लिए आए नहीं। तो ये 2-3 फैक्टर्स हैं। नहीं, 2 कारण। एक तो मुझे लगता है कि तो पलायन बहुत बड़ी समस्या है झारखंड के लिए, और यहाँ के जो मतदाता हैं गांव में रहते नहीं हैं, बाहर चले जाते हैं काम करने के लिए। उनकी पत्नियां, उनकी माँ यहाँ रहती हैं, बूढ़े बाप रहते हैं, तो उसके कारण मतदाता सूची में तो उनका नाम है, लेकिन वो वोट करने नहीं आ पाते हैं। तो आप देखिएगा कि झारखंड में ज्यादा महिला मतदाता निकल कर वोट कर रही हैं और पुरुष नहीं है, तो उसके कारण भी परसेंटेज कुछ गिर रहा है। दूसरा, गर्मी भी एक बड़ा कारण रहा। बहुत अधिक गर्मी थी और मौसम का मार एक तरह से 1 जून एकदम से गर्मी चरम पर गर्मी थी, तो इसका भी एक असर हुआ। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे जो बड़ा कारण है वो कारण है यहाँ से जो पलायन करते हैं, जो रोजी रोजगार के लिए बाहर चले जाते हैं, वो मतदाता आके वोट नहीं दे पाते। तो इसके लिए हमको लगता है कहीं न कहीं कोई मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए केंद्र सरकार को या निर्वाचन आयोग को, कि भविष्य में भी अगर कोई कहीं से वोट, चूंकि अब तो आधार कार्ड के द्वारा हर आदमी का आइडेंटिफिकेशन है, आपको ये डेवलप करना चाहिए कि कहीं न कहीं भी हो देश के कोई कोना में वहां से वोट डाले। वो व्यवस्था धीरे धीरे डेवलप करे और ये हो कि कंपलसरी वोटिंग हो, कि आपको वोट करना है। अगर आप वोट नहीं करेंगे तो आपका राशन कार्ड सीज होगा या आपको ये सुविधा से वंचित करे, जो सरकारी सुविधा मिलता है उससे अगर वंचित करने की बात हो, तो इस तरह से अगर कुछ प्रेशर हो तो निश्चित रूप से 100% तक मतदान होगा। और अगर 100% मतदान होता है तो लोकतंत्र के लिए इससे अच्छी खुशी की बात, क्योंकि हर मतदाता का सबसे बड़ा जो शक्ति है अपने मत के द्वारा की सरकार को चुनना। और सरकार को जो अच्छे सरकार को चुनिएगा, बेहतर नेतृत्व को चुनिएगा, बेहतर नेता पैदा करिएगा, तो बेहतर समाज और बेहतर देश का निर्माण होगा। तो इसके लिए तमाम लोगों में जागरूकता भी लाने की आवश्यकता है और इसके लिए सरकारी स्तर पर या चुनाव आयोग के स्तर पर इसके लिए प्रयास भी होना चाहिए। रोजी रोटी का भी सवाल है मजदूरों के लिए, तो उनमें जागरूकता और उनमें कुछ जो चुनाव आयोग ने बनाया हुआ है कि आप कैसे वोट दे सकते हैं, उनमें जागरूकता फैलाने की आवश्यकता भी है। बिल्कुल, ये सही बात है कि हर किसी के पास। हम लोग राजमहल की चर्चा कर रहे थे, तो राजमहल से जो प्रदीप यादव हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, और निशिकांत जी बीजेपी के, तो निशिकांत जी से लगातार चुनाव लड़ते रहे प्रदीप यादव, लेकिन उनको किसी चुनाव में सफलता 9 में, 14 में, 19 में भी प्रदीप यादव हारे। पिछला भी चुनाव लग रहा था कि प्रदीप यादव, लेकिन काफी मार्जिन से। और अगर पूरे देश में आप देखिएगा तो करीब 222 सीट ऐसा है देश में जो 2019 में भारतीय जनता पार्टी 50% से अधिक वोट लाके जीतने में कामयाब। प्रदीप यादव गोड्डा से सांसद भी रहे, 2002 में उपचुनाव में वो जीते थे और एक बार उनको सांसद रहने का अवसर मिला। विधायक तो लगातार हुए हैं, लेकिन एक अच्छे नेता है, मजबूत नेता है। लेकिन चूंकि निशिकांत दुबे विकास का कार्य बहुत किए, एयरपोर्ट लाना, रेलवे लाइन लाना, जिंदल वहाँ उद्योग लाना, तो इतना काम उन्होंने किया है कि उसके कारण उनकी लोकप्रियता उस क्षेत्र में अच्छी है। इसलिए लोग कह रहे हैं कि एडवांटेज है, एडवांटेज है, हम लोग एडवांटेज कहेंगे, क्योंकि मतगणना जब 4 को होगा तब तो एक्चुअल निर्णय होगा। क्योंकि हम लोग कोई नजूमी नहीं है, कोई भविष्यवक्ता नहीं, लेकिन जो हम लोगों के पास सूचना है उसमें हमें लोग एडवांटेज बोल सकते हैं। जी, मैं वापस जाऊंगी नमिता जी की बात पर, जो कह रही थी कि जैसे लोग बाहर चले जाते हैं और आ नहीं पाते वापस, हर और किसी के पास उतना अर्थ और उतनी साधन नहीं होता है कि वो वापस आए और वोट देके जाएं। जैसे निशिकांत दुबे जी के दोनों बच्चे आ गए और एक और हमारा जागरूक युवा मतदाता आ गया दिल्ली से, तो इसके लिए साधन भी चाहिए। तो जैसे विनय जी ने बोला कि आने वाली सरकार को इस बात पे ध्यान देना होगा कि कैसे हर कोई देश के किसी भी कोने से अपना वोट डाल सके,
इसकी सुविधा हो। और काफी एडवांसमेंट हो गया है, और जैसे कह रहे हैं आधार कार्ड है, बहुत सारी टेक्निक्स हैं, तो कुछ वैसा उसका अमलगमेशन करके अगर ऐसा किया जाए तब तो बहुत ही अच्छा। अब तो कोई डुप्लीकेट वोट डाल नहीं सकता है, क्योंकि अब जो मैडम कह रहे हैं कि जितना टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया कि आप अपना आधार के साथ अगर वोट करेंगे तो एक आधार पर तो एक व्यक्ति का एक आधार, सारा आइडेंटिफिकेशन है, तो कोई डबल वोट डाल नहीं सकता है कहीं में। अगर हम कहीं डाल दिए तो फिर दूसरा डाल नहीं सकते। तो इसके लिए कुछ और भी हमको लगता है इसको चुनाव आयोग को सोचना चाहिए कि इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करें जी। क्योंकि हम लोग तो आज कह रहे हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के लिए चुनाव आयोग को इस पर विचार करना चाहिए और सरकार को भी विचार करना चाहिए कि हम 100% मतदान करावें। इसके लिए मतदाता को कुछ विशेष इंसेंटिव दें कि भाई आप अगर करेंगे तो आपको इन सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा, नहीं करेंगे तो ये सरकारी योजनाओं से आप वंचित रहेंगे। तो अगर कुछ इस तरह की बात होगी तो निश्चित रूप से मतदान 100%। जैसे हम बैलेट से इवॉल्व होके ईवीएम पे आ गए हैं, वैसे ही न्यू टेक्नोलॉजी से आगे फ्यूचर में जरूर कोई रास्ता होगा। और मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत खर्चीला कार्यक्रम होगा, क्योंकि जिस तरीके से हम बायोमेट्रिक में अपने फिंगरप्रिंट देते हैं, ये बहुत छोटा सा सिस्टम है, लेकिन इसको है कि अगर हम बहुत कारगर तरीके से उपयोग में लाएं, लोगों के पास इसको लेकर जाएं, तो ये बहुत खर्चीला भी नहीं होगा और 100% मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे जी। और अब हमारे पास समय काफी कम बचा है। जाने से पहले मैं आप लोगों से, सबसे पहले विनय जी आपसे, जो ऐसे मतदाता इस बार नहीं वोट दे पाए, उनसे आप क्या अपील करेंगे आगे के लिए? नहीं, हम तो कहेंगे कि अभी नवंबर दिसंबर में झारखंड विधानसभा का चुनाव है जी। झारखंड विधानसभा के चुनाव में निश्चित रूप से आप भाग लीजिए जी, और एक अच्छी सरकार चुनिए, अच्छे लोगों को चुनिए, वैसे लोगों को चुनिए जो आपके के लिए काम कर सके, राज्य का बेहतर विकास कर सके, राज्य में बेहतर माहौल बना सके। राज्य में बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, बेरोजगारी कैसे दूर हो, लोगों को रोजगार कैसे मिले, कैसे जो परीक्षाएं हो रही हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम वो फ्री एंड फेयर हो, उसमें सही लड़के चुनकर आवे, सही लड़कियां चुनकर आवे, क्योंकि आज कोई भी परीक्षा ऐसा नहीं जो विवादास्पद नहीं हो रहा है झारखंड में। तो ऐसा व्यवस्था हो, इस तरह सरकार काम करे कि वो फ्री एंड फेयर परीक्षा हो, जिसके कारण जो प्रतिभाशाली लड़के हैं, लड़कियां हैं, उनको अवसर मिले। अब परीक्षा देर से होता है तो कई लोगों का उम्र बीत जाता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आज ये महापर्व था जी, लोकसभा चुनाव का महापर्व का मतदान का प्रक्रिया आज समाप्त हो गया। ये बहुत बड़ी बात है पूरे देश में, जिस तरह से शांतिपूर्ण मतदान समाप्त हुआ। और झारखंड में भी जो 7वां चरण का, और झारखंड के लिए कह सकते हैं आप 4था चरण, लेकिन पूरे देश में ये 7वां चरण है। और 7वां चरण का आज मतदान समाप्त होने के साथ एक बहुत बड़ा पर्व अपने देश में संपन्न हुआ जी। और मैं तो ऐसे मतदाताओं से यही कहूंगी कि ये राष्ट्र निर्माण का कार्य है, देश के भविष्य को बनाने का काम है, तो वो आप आगे आएं और अपना मतदान करें ताकि आप अपनी पसंद की सरकार चुन सकें। ये लोकतंत्र का महापर्व है और हमारा देश इसमें बहुत आगे है, इसको आगे ले जाएं आप जी। और इसी के साथ हम आज की ये परिचर्चा यहीं पर समाप्त करते हैं। और हमारे स्टूडियो में जो विशेष अतिथि यहाँ पधारे हमारे साथ चर्चा के लिए, श्री विनय कुमार जी, ब्यूरो चीफ हैं यूएनआई रांची के, और श्रीमती नमिता तिवारी जी, जो ब्यूरो प्रमुख हैं पीटीआई रांची की। विनय जी, नमिता जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ अपना समय देने के लिए और इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। और साथ ही मैं धन्यवाद करूंगी इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारे जो तकनीकी विभाग हैं उनसे जो हमें सहयोग मिला, उसके लिए श्री आनंद प्रकाश सिंह, उपनिदेशक अभियांत्रिकी, बास्की कुमार दास, अभियांत्रिकी सहायक, सौरभ फिलिप मेंज, अभियांत्रिकी सहायक, समीर कुमार तकनीशियन, रोशन लाल हेम्ब्रम डीजल तकनीशियन। और साथ ही मैं विशेष रूप से चर्चा करूंगी वरीय उद्घोषक श्री दिनेश कुमार लाल जी का, जिन्होंने ये कार्यक्रम स्मूथली, हम इधर स्टूडियो में हैं, दिनेश जी हैं कंसोल पर, और हम अपने
रिपोर्टर्स से बात कर पाए, एक दूसरे से बात कर पाए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार सभी श्रोताओं का। पूनम जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अभी आप सुन रहे थे झारखंड में लोकसभा चुनाव के तहत चौथे और अंतिम चरण के मतदान पर जीवंत परिचर्चा में भाग ले रहे थे यूएनआई रांची के ब्यूरो प्रमुख श्री विनय कुमार और पीटीआई रांची की ब्यूरो प्रमुख श्रीमती नमिता तिवारी। परिचर्चा का संचालन कर रही थी पूनम किरकिट्टा।